अगर आप एक मिट्टी के प्याले के अंदर सुराख कर देंगे तो आप उसकी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करेंगे कि इसका तो मकसद चीज़ें होल्ड करना था, राइट? अगर पानी का कटोरा है तो उसके अंदर अगर सुराख है तो अब तो ये कुछ होल्ड नहीं कर सकता, राइट? दिस इज़ द अदर गुड थिंग अबाउट टीचिंग कि इट्स नॉट अबाउट यू बीइंग द ओनली पॉइंट ऑफ एजुकेशन. I actually learn from my students a lot. I get energy from them. Exactly. I tell my students, come to me. I will not come to you. I will not feed you with information. You want information? I will give you endless amounts of information. I will give you all sorts of education that you want. But you can't force somebody to learn something, is my opinion. हम आर्ट पे काम कर रहे हैं और जो पहले आर्ट पे काम होता था, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस जो है वो आर्ट में नहीं है, वो लोगों की अप्रोच में है. सोशल प्रेशर्स जो हैं वो आपके करियर में हिंड्रेंस बनते हैं फॉर अ वुमन? ऑफ कोर्स. आपके घर के प्रेशर्स हैं, आपके कर्फ्यूज हैं, आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं कि किसने क्या जाना है. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम फिर से हाजिर हैं कप ऑफ इंटेलेक्ट्स के अनदर इंटरव्यू पॉडकास्ट के अंदर. और आज की जो हमारी गेस्ट है ना, वो हैं सौलत अजमल. शी इज़ एन आर्टिस्ट, क्यूरेटर, राइटर, और उनकी तारीफ़ में मैं जितना कुछ कहूँ वो कम है. और वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के साथ भी एसोसिएटेड हैं परमानेंट फैकल्टी के तौर पे. और आज हमने उनको दावत दी अपने प्रोग्राम में कि हम उनसे कुछ गपशप लगाते हैं, उनकी लाइफ अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं, उनके कैरियर जर्नी के बारे में जानते हैं, उनके सक्सेस जर्नी के बारे में जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? ठीक ठाक. आप बताइए, हाउस लाइफ? गुड एंड बिजी. गुड एंड बिजी. वो हमें पता है कि यू आर टू बिजी. ये कुछ इल्ज़ाम सा लग चुका है. हाँ, यू आर टू बिजी एंड यू हैव नो टाइम फॉर एनीवन एक्सेप्ट वर्क वर्क एंड वर्क. दैट इज यस यस, बट यू आर वो स्पेशल. ना कायदे आज़म का एक वो है ना, काम काम और काम, उस पर अमल हो रहा है. ज़रा दिल पे ले लिया मैंने. दिल पे ले ली. तो सौलत, ये बताओ कि कैसा चल रहा है सब कुछ? हाउ वाज द चाइल्डहुड? कैसा कॉलेज टाइम था? कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ और आप यहाँ तक पहुँचे? यार एवरीथिंग इज़ अल्लाह का शुक्र है ग्रेट. कॉलेज टाइम जो है वो बड़ा इंटेंस था. सो आई मूव टू द US व्हेन आई वाज 18 विद माय फैमिली. और कॉलेज वहीं पे था. अंडरग्रेड न्यूयॉर्क में था, हंटर कॉलेज में था. तो ज़रा सी उस वक्त मैं नर्ड भी थी, तो 2-3 बैचलर्स कर लिए, फिर 1-1.5 मास्टर्स कर लिया. सो करते कराते जो है वो अब हम लाहौर में हैं. लाहौर में. बैक टू पाकिस्तान? बैक टू पाकिस्तान, बैक टू लाहौर. तो आपके सौलत, आपकी अर्ली एजुकेशन तो लाहौर से थी? जी. I went to convent and then I did my A-levels from Lakas and moved to the US. So यहाँ पे तो आर्ट से कम लेना देना था, एक्सेप्ट वालिदैन जो हैं वो दोनों आर्टिस्ट थे. दोनों के मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स आना मुल्का के ज़माने से है, पंजाब यूनिवर्सिटी से. फिर कुछ मैंने आर्ट का रुख किया और बस करते करते जो है वो हम यहाँ. नहीं, आर्ट का रुख कैसा है? क्योंकि जो मास्टर्स हैं ना, वो दोनों बड़े डाइवर्स हैं. जो बैचलर्स हैं, एक तरफ सोशियोलॉजी है और एक तरफ फाइन आर्ट्स है. तो इन दोनों का इम्तिजाज कैसे हो गया ना? कैसे आप इसको दो डिफरेंट जॉनरास? यार 2 डिफरेंट जॉनरास तो हैं, लेकिन फॉर मी दे लिंक अप रियली वेल, बिकॉज आर्ट जो है वो आइसोलेशन में नहीं आता. आर्ट जो है वो हमेशा से इन्फ्लुएंस होता है किसी ना किसी चीज़ से, लाइफ से इन पर्टिकुलर. सो सोशियोलॉजी was just a study of human relationships and humans and society. And वो करते करते उस ज़माने में ज़रा मेरा रुख लॉ की तरफ भी था. So I was a little kind of divided between law and art. तो sociology किया था as a major, साथ economics भी कर रही थी and eventually art भी कर रही थी. और जब ग्रेजुएशन का टाइम आया तो इतने क्रेडिट से करने का कि भाई चूज़ कर लो, तुम्हें इतने ज़्यादा हम नहीं दे सकते डिग्रियाँ. सो आई chose sociology and I chose studio art, and I was working with Human Rights Watch and Urban Justice क्योंकि ह्यूमन राइट्स लॉ का इंटरेस्ट था. सो उधर 1.5-2 साल जो है वो मैंने काम किया. ऑब्वियसली अभी लॉ मैंने टच नहीं किया था, बट आई वाज स्टडीइंग अंडर लॉयर्स एंड सीइंग हाउ थिंग्स वेंट. फिर जब कॉलेज से ग्रेजुएट हुई तो आई स्टार्ट वर्किंग एट मेरिल लिंच
their Office of General Counsel. तो ये सब अमेरिका में था? ये सब अमेरिका में था, ये सब न्यूयॉर्क में था. अच्छा. So मैरी लिंच में काम किया और कोई शामों को मैं आर्ट क्लासेस मैंने जारी रखी अपने शौक के लिए. At some point I realized कि what I look forward to is getting out of work and going into my studio. So eventually I had to, make a decision, and the decision essentially came from the choice of lifestyle. I realized कि मैं सारा दिन एक दफ्तर में एक मेज़ और कंप्यूटर स्क्रीन के आगे नहीं बैठने वाली कौम. तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? आर्ट की? हाँ, आर्ट की इंस्पिरेशन. पेरेंट्स? यार पेरेंट्स तो थे. आई थिंक वो एक खुरक नहीं होती बचपन से कि आई वाज जस्ट गुड एट इट. आई वाज गुड एट इट. सारी ज़िंदगी अवार्ड्स मिलते रहे. इमेजिनेशन. हाँ, इमेजिनेशन थी, हाथ था, स्किल थी, रॉ स्किल थी, और अवार्ड्स मिलते थे तो वो किसी खाते में नहीं जाते थे. आर्ट तो हर एक के लिए बड़ी लंबी लिस्ट है जी अवार्ड्स की. वो भी हम जानना चाहेंगे वो किन किन खिदमात के एवज आपको वो अवार्ड्स मिले. यार अल्लाह का शुक्र है कभी कुछ ट्राई नहीं किया, कुछ आई गई चीज़ें खुद ही से. अच्छा. सो थोड़ी पढ़ाई की वजह से, पढ़ाई में अच्छी थी, जिस भी रुख डाल दो कर तो लेती थी. सो अवार्ड्स जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है खुद ही आना शुरू हो गए. स्कॉलरशिप्स आनी शुरू हो गई अवार्ड के नाम पे. सो द गुड थिंग अबाउट द US इज़ व्हिच आई ऑब्वियसली इधर भी होता है लेकिन उधर मेरिटोक्रेसी बहुत ज़्यादा है. सो they really value you if you are good at something. So I didn't aim for things. I just, alhamdulillah, you were going with the flow. I was going with the flow, absolutely. जो आता गया उसको perceive करते गए, उसको अपने साथ attach होके उसके साथ चलते चले गए. हजम करते गए, निकलते गए, अगला कदम खुद ही नजर आता गया. तो ठीक था. रास्ते खुद ही खुलते चले गए. मेहनत थी बाकी. क्योंकि you were like, अच्छा यानी कि फिर सोशियोलॉजी अभी भी साथ चल रही है या सिर्फ अब आर्ट चल रहा है? नहीं, बिल्कुल चल रही है सोशियोलॉजी साथ, क्योंकि पढ़ना लिखना शौक़ है. सो पढ़ाना तो होता ही है. उसमें जो है वो जितना पढ़ा हुआ है उतना मैं बांट सकती हूँ. सो सोशियोलॉजी जो है वो उस लिहाज से बहुत अच्छी है कि स्पेशली व्हेन यू आर अ प्रोफेसर तो और एनी टीचर एनी लेवल एट ऑल, तो यू interact with your students and you understand a lot of things about life and you understand their ideas and their approach to art making. And it always helps कि आप उनको एक और रुख दिखा सकते हैं अपने काम को देखने के लिए. क्योंकि आप जब काम कर रहे होते हैं तो आप इतने उसके अंदर डूबे हुए होते हैं कि आपको नज़र नहीं आ रहा था कि आप कर क्या रहे हैं. तो आप जब उसके ऊपर एक एक्सटर्नल लेंस लगाते हैं, एक बर्ड्स आई व्यू लगाते हैं, तो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि हाउ इट्स कनेक्टेड विद द वाइडर सोसाइटी. सो सोशियोलॉजी ऑलवेज हेल्प्स. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा रिलेटेड टू आर्ट इन अमेरिका वर्किंग इन US, और अगर हम उसको कंपेयर करें पाकिस्तान से तो व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड वहाँ क्या चैलेंजेस थे, यहाँ क्या चैलेंजेस हैं उस टाइम पे व्हेन यू स्टार्टेड इट? यार वहाँ पे चैलेंजेस ये थे कि आई मीन इट वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. तो सोचने का वक्त नहीं होता था. सो आप बस करते थे, आप उठते थे और आप लग जाते थे मशीन की तरह. यहाँ पे आके जो है वो द डिफरेंस वाज इन द पेस ऑफ हाउ थिंग्स वर्क. तो इनिशियली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होता था मेरे लिए. यहाँ स्लो पेस था या वहाँ? यहाँ स्लो पेस नहीं है, यहाँ पे गुंजल है. यहाँ पे लाइक हर चीज़ जो है वो उसमें हाँ मतलब 1000 बंदा इन्वॉल्व है. एक सीधी सड़क आप नहीं पकड़ सकते. तो आपने 4 चीज़ें और भी देखनी है साथ, 1000 लोग बंदे को इन्वॉल्व करना है साथ. सो it was an interesting relearning of sorts. Obviously पैदाइश तो यहीं की थी. मतलब यहाँ पे मैं I was 18 when I left. मगर ये कि कुछ यहाँ के obviously when I left I was a child. So you were in teenage. Yeah, exactly. So मैंने मतलब यहाँ पे internships वगैरह की हुई थी at banks and all, कि उस वक्त कुछ हर चीज़ मैंने ट्राई की हुई थी. कुछ बैंकिंग के अंदर कुछ था, वो इंटर्नशिप्स, समर इंटर्नशिप्स, ये वो. सो द गुड थिंग अबाउट लाइफ हैज़ बीन कि मुझे कभी फारिग नहीं बैठने का मौका मिला. सो विच इज़ ग्रेट. मौका मिलने की बात ये है कि फैमिली इज़ वेरी इनकरेजिंग. दे ऑलवेज केप्ट पुशिंग कि भाई कुछ करती रहो, इंटर्नशिप कर लो, खाना कर लो. आपके पेरेंट्स और आई नो कि व्हेन यू मूव टू अमेरिका तो योर फादर वाज नॉट अलाइव एट दैट टाइम, ठीक है. मदर वाज देयर, सिबलिंग्स वर देयर. तो उनकी क्या सपोर्ट सिस्टम था उनकी तरफ से बिफोर लाइक व्हेन यू स्टार्टेड इट?
यार एज अ फैमिली आई थिंक हम सारे कीड़े हैं किताबी कीड़े. हाँ वो you तो know? I know that. हाँ. So वो Your elder हम brother and sister both are. हाँ, हम मानना चाहें या ना मानना चाहें हम सारे कीड़े हैं किताबी. सो और काम के अंदर जो है वो बस जुटे रहना था, तो उनकी भी इंकरेजमेंट यही थी कि बस करती रहो यू नो जो भी है You will end up somewhere. हाँ कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड अप. तो उन्होंने कभी बात ही नहीं की, उन्होंने बस फारिग नहीं बैठना, बस करते रहो. सो दैट वाज ग्रेट, व्हिच इज़ व्हाई you know I was into sports, I was into multiple degrees, I was working multiple jobs. So as research assistants, as TAs, as as a professor even in the US. So करते करते जो है वो बस ये डिसाइड करना था कि रुख कौन सा लेना है. So वो फिर eventually I decided कि art it is. तो कितने साल अमेरिका में गुजारे? I was there for about 16 years. अच्छा. उसके बाद पाकिस्तान वापस आके कैसा लगा? धचका धचका. क्योंकि आदत नहीं थी. और obviously when you leave as a student and as a child, so everything's taken care of, right? When you come back as an adult and you have to run your own setup here, so it's a whole different story. Getting readjusted after a very independent kind of life. You come here and suddenly you have house staff to manage and you have flana. So it was an adjustment, but it was easy enough because obviously I was familiar with it. I grew up here. तो पाकिस्तान में डू यू थिंक कि आर्ट को उतनी वैल्यू दी जाती है गवर्नमेंट लेवल पे या वैसे प्राइवेट लेवल पे? यू में से यहाँ पे वो रिकग्निशन हासिल है आर्टिस्ट को? यहाँ पे अब है. पहले भी होती थी, लेकिन पहले ज़रा प्राइवेट पॉकेट्स होती थी. राइट. अब जो बिनालेस हो रहे हैं, लाहौर बिनाले है, कराची बिनाले है, NCA इज़ जस्ट गोइंग टू लॉन्च इट्स ट्रियनाले दिस ईयर. सो अब जो है वो बहुत ज़्यादा रिकग्निशन है, इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा टायर्स हैं. एंड when NCA का थीसिस खुलता है, सो एवरीवन जस्ट क्लैमर्स टू NCA के नया आर्ट क्या निकल रहा है, नए बच्चे क्या बना रहे हैं, नए अपकमिंग आर्टिस्ट्स क्या हैं, कौन हैं. सो अप्रिसिएशन अब बहुत ज़्यादा है पहले से. क्योंकि पहले तो मैं समझती हूँ आर्टिस्ट को बड़ा उससे लिया जाता था ना कि नहीं ये स्कल्पचर्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, बड़ी वो इसके ऊपर एतराज़ात भी होते थे. आई रिमेंबर. तो डू यू थिंक कि अब उन सब चीज़ों से आज़ाद हैं? वो पॉकेट्स रहे हमेशा रहेंगी, वो एतराज़ हमेशा रहेगा. जिनको है उनको रहेगा, जो अप्रिशिएट करते हैं वो करेंगे. देयर इज़ नो एक अप्रोच कभी भी नहीं होएगी आर्ट की तरफ यहाँ पे. अच्छा, जहाँ तक मैं जानती हूँ अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज के यू आर इनटू एब्स्ट्रैक्ट. यस. ठीक है. अब इस एब्स्ट्रैक्ट के पीछे क्या कहानी है? क्योंकि इसके अंदर तो बड़ी वास्ट फील्ड है ना, बहुत सारे और भी ऑप्शंस थे. तो व्हाई यू चोजन एब्स्ट्रैक्ट पर्टिकुलरली? So actually I spent a lot of time painting and drawing from figures, live drawing and oil painting and very classical style, old school. But I always had, the wonderful thing about being in New York was that you had all these museums. And the one thing that the US does... I remember कि आप मुझे हर म्यूजियम में लेके गई थी. ठीक है, I remember that. बिल्कुल yes. आपने सारे म्यूजियम्स का टूर कराया था. Yeah. So एक चीज़ है कि जो आता था वो तो आता ही था, लेकिन जो दिखता था, जो समझ नहीं आती थी, इंट्रीग वहाँ पे थी. So abstraction जो है वहाँ पे क्योंकि म्यूजियम्स का एक्सेस था, you had all the Jackson Pollocks and the so every artist you had there. So or abstract expressionism is a movement that came from New York. So when I looked at all those works, I couldn't grasp it, but initially as a student, but then I dove into it. And I realized that this is where expression really comes out. So it's not about skill, it's about understanding what you can invoke, from a viewer in terms of emotion. So that was quite fascinating for me, which is where I started diving into different kinds of abstractions. Yeah. तो abstractions में abstract art के अंदर भी different forms हैं? हजार. So that's where personal expression comes in, right? Okay. Abstract, well, मेरे लिए abstract जो है, it's all about a personalized, individual approach to art making. Okay. And I do large scale. So for me, it's very intriguing to do something larger than life, to do something that goes beyond what the hand or the wrist can do. क्योंकि एक होता है art making कि आप ये कर रहे हैं, एक होता है कि you involve your entire body into making art, because I make large scale abstractions. So when I create forms, there's a very
I mean, for me, it's very interesting. It's a very challenging dialogue between the canvas and myself. कि अगला move क्या होना चाहिए, अगली form क्या होनी चाहिए, उसको achieve कैसे करना है. कुछ चीज़ें achieve हो जाती हैं without you realizing it, and then the task is how to achieve it again and then again. So it can't be a fluke. It's not a one-time thing. So it's a very interesting. It's almost like if you've ever gone hiking or trekking, so आपका हर कदम फर्क होता है, and you keep moving with the landscape. आपके कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई पत्थर है, कोई मट्टी है, कोई like how you move and how you navigate is how I navigate through my own features and my own forms on a canvas. And then obviously my materials play a big role, how I make my own paint, उनको कितना fluid करना है, कितना thick रखना है, कितना क्या करना. It's a for me, मतलब मेरे लिए तो this is what I live off of. This is the fun of it. तो ये बताओ सौलत, आपके NCA में कैसे आए? So नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को कैसे ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुआ? So I moved back in 2017, right? And 2017 आते साथ जो है वो I actually joined PIFT as a professor teaching drawing to their fashion design, third year, fourth year. And the basic idea was that I was doing conceptual development of the students, because आप skill तो बच्चों को सिखाते ही सिखाते हैं, right? Like लेकिन जो concept होता है उसको develop करना is the most interesting part for me, right? Individually हर एक को care करना, so important कि आपने अगले के skill को कैसे enhance करना है, उसको कैसे बताना है कि आपके अंदर skill है और इसको आप अपने कैसे use कर सकते हैं, उसको उसके साथ करना क्या है, उसको उसके साथ करना क्या है, skill तो होती है, skill development. so हमारे जो craftsmen हैं skill तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन उसको किस तरह से आगे आपने इस्तेमाल करना है, what do you want your skill to say, that was interesting. So starting from PIFT, a few months later I started teaching in the master's program at NCA. And I was invited by a couple of friends to start tutoring some kids there, conceptual development again. And then करते करते जो है वो they hired me as a permanent faculty. So it was all very organic. It was nothing was out of the blue. Okay. Yeah. तो हमने तो सुना है कि आपने बहुत सारी एग्जीबिशन क्यूरेट की हैं, बहुत ग्लोबली आप काम कर रही हो, तो किधर किधर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, किन किन कंट्रीज में किया? Yeah, so I've been at it for a very long time. I was working at this gallery Minus Space as well in New York, and I think I learned a lot from those people. They're like they were the founders of that gallery Minus Space were husband and wife, and they were like family to me. Like I'm still in touch with them. तो उनसे मैंने बहुत सीखा क्योंकि वो एक एक चीज़ खुद करते थे, फ्रॉम क्यूरेशन टू लाइक दीवार पेंट भी करना, अलमारियाँ बनाना, वो अपने हाथ से करते थे. तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखा उनके साथ, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे है ना, तरखान से अलमारी बनवा लो, तो फलाने से पेंट वाले से दीवार करवा लो, तो फलाने नहीं, दे वुड एक्चुअली डू एवरीथिंग. सो मैंने फ्रॉम स्क्रैच जो है वो उधर से सीखा, एंड उधर उनके साथ असिस्ट करके क्यूरेशंस करते करते जो है वो रिचमंड में मैं गई ग्रेजुएट स्कूल. सो रिचमंड की गैलरीज़ में शोज़ लगाए भी, अपने काम के भी लगाए, क्यूरेट भी किए, न्यूयॉर्क में किए. फिर लाहौर आके जो है वो पाकिस्तान जब मैं वापस आई तो फिर जो है वो I started working at multiple galleries as a freelance curator. I still do that. And यहाँ पे एक हैं RM नईम हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. उनके साथ फिर मैंने कुछ शोज़ जो हैं वो क्यूरेट करना शुरू किए. और उनके यहाँ पे जो है वो बहुत obviously he's been here all his life, so he introduced me to a lot of different galleries, Karachi क्या तो इस्लामाबाद क्या. So we it's just been a very fun thing to work with friends and learning along the way. फ्रेंड्स के साथ ये होता है कि आपकी केमिस्ट्री मैच कर जाए ना, आपका ये माइंडसेट एक हो, तो आपके लिए काम करना बहुत फन एलिमेंट बन जाता है. You enjoy working with your friends. Exactly, and I think that's a
key thing in my life कि if I'm not enjoying it, I will not do it. You know, and it told my like I can't work with toxic people. ये बहुत अच्छा पॉइंट है कमिंग जनरेशन के लिए जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप अगर अपना काम एंजॉय नहीं कर रहे तो आप कर भी नहीं सकते उसको उसमें 100% आप दे भी नहीं सकते फिर. Absolutely. So I always tell my students this and anyone who comes to me कि the one thing about life is कि आपने अपने 80% of your waking hours you know बाकी तो आप यहाँ सोए हुए हैं या जो भी है, but you know socialize कर रहे हैं या family है या जो कुछ भी है, but 80% of your you know waking hours if they're going towards work and you're not enjoying it, then you're doomed. Only do this if you're enjoying फिर आप this. कोई वो भी नहीं ला सकते ना, उसको इम्प्रोवाइज भी नहीं कर पाते फिर उस चीज़ को आप. I think so. अगर आप उसको enjoy नहीं कर रहे. Yeah. If you're constantly looking for excuses to not do something, then don't do it. You know? That's my approach. I mean, if you really are enjoying what you're doing, you will wake up energized to dive into it. You know, and I think there's nothing more beautiful than that. तो मुझे सवालत ये बताएं कि गवर्नमेंट लेवल पे आर्ट के लिए क्या कर रहा है गवर्नमेंट, हमारे आर्ट को कैसे सपोर्ट करती है, कल्चर को सपोर्ट कर रही है कुछ इसके अंदर करती है? बिल्कुल कर रही है. You know, like there's a lot that's happening actually on the government level. They're supporting galleries, they give out venues, you know, or heritage venues, the biennales that happen. There's a lot of funding that comes in, and you know, PHA gets involved. The culture, I mean, it's actually a very well-rounded effort to preserve our historical sites, you know, and क्या कहते हैं. Then there are the foundations, you know, Aga Khan Foundation है जिस तरह से they support a lot of the artistic endeavors, and so it's actually it's again वही बात होती है ना कि हर एक का ध्यान आर्ट की तरफ नहीं होता, लेकिन जिसको समझ है, जिसको कदर है, और गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा लोगों को है, तो जब इस किस्म के इवेंट्स होते हैं, बिएनालेस होते हैं, इंटरनेशनली आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, क्यूरेटर्स को बुलाया जाता है, तो you know there's money that's poured in, there's sites that are given out, there's promotions, there's you know so there is a lot of appreciation that's happening now. आप जेनजीज को कैसे आजकल टैकल करते हो? आजकल तो जेनजीज का ज़माना है ना. हाउ यू टैकल देम बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम जेनजीज. जेनजीज एक बहुत कमाल चीज़ है. हम उनको टैकल नहीं करते, वो हमें करते हैं. ओके. So I mean the way I approach even teaching is कि I tell my students, come to me. I will not come to you. I will not feed you with information. You want information? I will give you endless amounts of information. I will give you all sorts of education that you want, but you can't force somebody to learn something is my approach. So और art शोभा मेरी नज़र में ही ऐसा है कि आप उसमें आते ही तब हैं कि आपको इंटरेस्ट होता है. आर्ट कोई किसी के हलक से नहीं उतारता ज़बरदस्ती, राइट? सो जेनजीज के लिए जो है वो मेरी अप्रोच यही है कि बेटा चाहिए, एंड देर एक्चुअली वेरी कमिटेड टू. उनको किसी चीज़ का अगर चस्का है तो वो उसके अंदर घुस जाएंगे, वो उसकी जड़ों में बैठ जाएंगे, you know, and they'll find new ways of doing it, which I find beautiful. Because this is the other good thing about teaching, कि it's not about you being the only, you know, point of education. I actually learn from my students a lot. I get energy from them. Exactly. Yeah, so that's a constant learning curve. So which is why you know education is exciting for me. क्योंकि उनके अंदर curiosity है ना, to explore the world. ठीक है. वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो उस क्यूरियोसिटी को आपके सामने लेकर आते होंगे ना, एंड आप फिर उसको एलैबोरेट करते होंगे कि इट इज़ लाइक दिस. Yeah, and it's always a two-way street, you know, it's always a two-way street where जैसे you know I just said कि you can't shove information down somebody's throat. They will not retain it, right? आप चीज़ें सीखते सिर्फ तब हैं जब आपको शौक है, मजबूरी नहीं है. और आर्ट फील्ड ऐसी है कि इसमें आज भी कोई माँ बाप अपने बच्चों को धक्के मार के आर्ट नहीं कराता. हाँ, ये तो अपनी मर्जी से आता है. बच्चे बल्कि मेरे ख्याल से अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे होते हैं कि हमने इस फील्ड में जाना है. Absolutely. So if पेरेंट्स तो यही चाह रहे होते हैं इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये कर लो, ठीक है. जबकि अब तो बहुत ज़्यादा, हमारे ज़माने में तो इतनी फील्ड्स थी ही नहीं. अब तो कंप्यूटर लाइक जब से ये हमारा क्या कहते हैं IT टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, उसके अंदर भी इतनी वेरिएशन है आर्ट की कि वहाँ से भी आपको बहुत कुछ. Absolutely. You know, so I always make it a point actually to keep abreast of art
across the world, you know, globally. तो जो trends हैं उसमें अगली चीज़ यही है कि you know आपके जो video games हैं, you know, now you see all generations really diving into video games के screen से नज़र नहीं हट रही, constantly gaming हो रही है, फलाना हो रहा है. So one of the upcoming things absolutely would be you know, art that creates narratives through games. You know, so it's a very interesting thing for me as well, because I'm not somebody who's married to the screen at all. You know, as much as I'd like to actually believe that, I still am, but that's more communication, not video games. But the upcoming generation, they're all about gaming, and art जो है वो आप किसी चीज़ से बाहर छोड़ नहीं सकते. Again, it's going to be an organic process, but this is a recognized point thing. बताया है कि gaming जो है वो related to art है. Okay. So absolutely, तो एक तो graphic designers और वो तो obviously, I mean, if it's not interesting for you to look at, to dive into, you're not going to spend hours at it, right? I remember जब मैं लाहौर आई थी तो आपकी मैंने आर्ट एग्जीबिशन आपने क्यूरेट की थी और उसमें मैंने बड़ी वेरिएशंस देखी थी. न्यूज़पेपर से आर्ट हुआ हुआ है, नीडल्स से आर्ट किया हुआ है, ब्लेड का आर्ट था, यानी कि इतनी वेरिएबल्स मैंने पहले नहीं देखे थे. बट आई थिंक सो 2 years back or one year back आई हैव अटेंडेड दैट एग्जीबिशन इन लाहौर. तो पहले मैंने ये वेरिएबल्स नहीं देखे थे आर्ट में. Yeah. So that's as I said, you know, like art जो है वो organically निकलता है, right? So पहले अगर आपका perception ये था कि art जो है वो सिर्फ paint on canvas ही होता है या pencil on paper होता है, तो अब जो है वो everything is challenged, everything's opened up. Now anything can be turned into a form that is interesting for you to spend time with, you know. So for me, art is successful when it can hold me for more than 30 seconds, you know. ना हमारी इतनी लाइफ जो है वो इनंडेटेड है विजुअल्स के साथ कि आप एक सेकंड के अंदर अपने फ़ोन में यू नो you'll see a million visuals, you look up, there's billboards, there's you know there's you know being blasted with visuals all the time, right? What is it that will hold you, that you will remember, that you will think about? That's what makes art successful for me. So उसके अंदर material investigation और वो तो is the fun bit. आर्टिस्ट की लाइफ को लोग ज़्यादातर ना उसकी पेंटिंग्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं कि जिस तरह की पेंटिंग्स वो करते हैं तो उनकी लाइफ भी वैसी ही होगी. व्हाट डू यू से अबाउट, इज इट ट्रू? I'd love to know what people think about my art. बड़ा मुश्किल है. Your art is very difficult to describe. Yeah, absolutely. So, I mean, if I were to, because I also write about art, I'm, you know, as a critic and a writer. So the way I look at my own work is the freedom that it offers, you know. So कि आपने सिर्फ वही replicate नहीं करना जो आपको आसपास नज़र आ रहा है. And this is the personal approach. So replicate करने की बात नहीं है. It's more about creating something new, something that excites me, right? And how I create it at that scale that I'm creating. वो छोटी है, वो बड़ी है, वो जो कुछ भी है, at any scale. When something happens, you know, and it's something that's even new for me, that's what I choose to take forward, you know. So for me it's not about copying, it's about doing something that seems you know like possibilities जो हैं वो उसकी लगता है कि यार ये कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है, how does this work, you know. And if you are a maker and if you're an artist, so you have a lot of questions, you know. So if I look at somebody else's work, I will actually stand in their shoes and I can see their mark making कि इस हाथ से कैसे brush stroke लगा है या कि you know कैसे गदरंग हुआ है, कैसे you know pointillism है या जो कुछ भी है. लेकिन when you figure out something, तो that's fun. But for me what's exciting is when you stand in front of something and you actually can't figure it out कि यार ये हुआ कैसे. That for me is what I want to achieve in my own work. And obviously as an artist you're never really satisfied with your work, you know, and especially something like I do, you're constantly questioning, is it done, is it finished, you know, is it am I done with it, you know. And there's always this risk of overdoing something and you kill it, you know. So you're always playing at the edge. So अच्छा मज़ेदार सा एक it's almost like a challenge, you know, life or death situation when I create work, one extra mark and I've gone too far and then the entire thing is over. So when to know when to stop
is always a challenge, and for that I really appreciate deadlines. You know, when you have a show coming up and you have deadlines, so you know I've got multiple things going on in my studio, but all the time. But the point where it leaves my studio is when time's up. You know, when I have to part with it, when I have to send it out. You know, so it's almost like sending out your children into the world. You know, so it's like, are they ready? You know, are they ready to face the world? So वो बड़ा एक मज़ेदार dialogue होता है कि it's never about being done or the work being perfect. It's always about, well, for me at least, it's always about. It's not about perfection, you may say. You can't be perfect. No, I mean, it's a very subjective thing, but I personally feel if you're, you know, satisfied with the work, there's a problem. You should always want more. You know, कि यार और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है. Complete अगर satisfaction हो गई तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे. और आर्टिस्ट कभी भी खुश नहीं होता अपने काम से, हमेशा कुछ और रह जाता है कि यार ये ज़रा सा और हो सकता है. इससे फिर ये बताओ आपके who is your favorite artist? Like you have worked globally, यार आपका जो काम है वो ग्लोबली एग्जिबिट हो रहा है, ठीक है, तो आपको इस साउथ एशिया या एशियन कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्री से कौन से आर्टिस्ट हैं जो इंस्पायर करते हैं? यार एट द रिस्क ऑफ बीइंग अ कंप्लीट सूडो गोरा, मेरे सारे फेवरेट आर्टिस्ट जो हैं वो सरप्राइजिंगली बाय द वे आर मोस्ट ऑफ देम आर German, yeah, क्योंकि European artist, yeah, but American भी obviously, that's where the love-hate relationship started. मगर European भी specifically German, and this is a coincidence, you know, Charlene von Hoyle is one of my favorite artists because her work is more about questioning logic, and that's how I approach my work. It doesn't make sense, and it makes sense on a level where it's not the kind of sense where searching for logic. Yeah. So when you look at a piece, you know, a visual, it just needs to make sense to me. कि हाँ यार ये elements जो हैं they need to coexist. You know, या ऐसी कोई चीज़ इसमें अभी भी ज़रूरत है जो you know like इस बाकी पूरी चीज़ को exist करने के लिए justify करते हैं. You know कि why does this exist? Because when I make work, you know, it's like आप किसी की ज़िंदगी नहीं सुधार रहे. आप you know, art has the capacity to question things, right? So what I find exciting is when you stand in front of work and it actually provokes you to think about it, you know. So that I think is what really cuts it for me. So वो चीज़ जो है वो मेरे लिए बड़ी organically जो है वो German artists के साथ आती है, and that's a coincidence. That's not you know, prescribed route that I've taken. So do you like anyone from Asia, Asian countries? Yeah, of course. I mean, I love what's happening here all the time. और यहाँ पे अब ना abstraction की कमी है, ना realism की कमी है, हर किस्म की approach है. Actually, we're very, very gifted, right? मगर multicultural है ना हम लोग. Exactly. So यहाँ पे, I mean, so to speak, there's like there's artists whose work is not abstract at all, but I mean obviously who's to say कि शाजिया सिकंदर का नाम नहीं आएगा जब आर्ट की बात आएगी, you know. मगर so it's not that it's a South Asian artist, it's the approach that I enjoy overall, you know, because हमारे aesthetics ही फ़र्क है, हमारी approach to life ही फ़र्क है, हमारे रंगों से association फ़र्क है, right? So I mean there's always a very interesting dialogue between so to speak Eastern and Western art, because concerns तो सबके होते हैं, right? आप किसी भी कोलम्बियन आर्टिस्ट को भी देख लें, उसके concerns actually हमारे concern से बहुत करीब होते हैं, right? And it's mostly because of the lives that we live, you know. There's क्या कहते हैं Doris Salcedo, who's a sculptor, right? And she will make these fantastic forms where furniture is like अलमारी होगी, कोई शीशे की अलमारी है, हमारी अलमारियों जैसी पुराने घरों की, you know, शीशे लकड़ी की अलमारी है लेकिन उसमें कंक्रीट भरा हुआ है. तो you know like with the emotion that evokes कि आप अलमारी देख रहे हैं, आपकी एक एसोसिएशन है लेकिन उसमें कंक्रीट भरा हुआ है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपके दिल में किसी ने खंजर मार दिया है यार, you know, like you आपके बचपन की एसोसिएशंस हैं उस चीज़ से, and you know कि this is a very dark statement to make, right? So it's great what art can make you do and make you feel. Yeah. तो what do you think कि आजकल जो
हम आर्ट पे काम कर रहे हैं और जो पहले आर्ट पे काम होता था, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है? यार आई थिंक डिफरेंस जो है वो आर्ट में नहीं है, वो लोगों की अप्रोच में है. अच्छा. यू नो आई पर्सनली फील दैट कि अब जिस तरह से लोग इवन क्राफ्ट को देखते हैं, राइट, क्राफ्ट और आर्ट के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्राफ्ट को हम अज्यूम करते थे पहले कि क्राफ्ट मतलब कि बुनी हुई बास्केट्स हैं या मिट्टी के प्याले हैं, या इनको हम क्राफ्ट ही कहते थे ना. और कदर कम होती थी, लेकिन वो आपको सोचने पे मजबूर नहीं करते थे. नाउ यू टेक समथिंग वेरी सिंपल आउट ऑफ योर डेली लाइफ एंड यू do something with it. You know, that's a very slight change, and suddenly it gets meaning and it makes you think, right? अगर आप एक मिट्टी के प्याले के अंदर सुराख कर देंगे तो आप उसकी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करेंगे कि इसका तो मकसद चीज़ें होल्ड करना था, राइट? अगर पानी का कटोरा है तो उसके अंदर अगर सुराख है तो अब तो ये कुछ होल्ड नहीं कर सकता, राइट? देन व्हाई डज इट एग्जिस्ट? That questioning, I think that's the perception part. So it's not that art has changed, it's the idea of approach to art has changed. People do question it, you know, and some enjoy questioning it, some will always write it off, yaar ye kya hai? But that's fine. That's part of being, you know, in this world with all these different approaches, all these different human beings, and everyone's got a different approach to understanding, making, and which is why variety of art is necessary. Everyone's got their own vein, right? हर एक के लिए एक ही किस्म की चाय अच्छी नहीं है, यू नो, किसी को चीनी के साथ चाहिए, किसी को काली चाहिए, किसी को यू नो दूध पत्ती चाहिए. आर्ट इज द सेम वे. तो सौरत, आपका अपने स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन कैसा है? ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा. बट सब लाइक फिर भी लाइक देखिए, मेरे लिए जो है वो स्टूडेंट्स जो है are these fresh minds, these innocent minds who are experiencing the world, trying to learn. They give you energy? They absolutely give me energy. And I give them a lot of pain and education at the same time. And I mean, I try to do it in ways that is digestible, you know, because everyone, again, like I treat them as human beings, not just as a roll number. So I'm always there for them if they ever ask me for help, ask me whether they're my students or other colleges even, like, you know, students approach me all the time. So teaching is just a part of me. It's a very human part of me. एक टीचर का बड़ा अहम रोल होता है स्टूडेंट की लाइफ में, उसके पर्सनालिटी बिल्डिंग में, उसकी ग्रूमिंग में, उसकी मेंटल अप्रोच को डायरेक्शन देने में. तो व्हाट डू यू थिंक कि इस पे आपके क्या है कि डू यू थिंक teachers do play a crucial role in you know, their students' lives, but I think teachers सिर्फ colleges or schools के अंदर teachers नहीं होते हैं, you know, there's life is the biggest teacher, right? So आपके ज़िंदगी में कोई भी इंसान आपको बहुत कुछ सिखा सकता है. So absolutely, when you know, you're in a place, in a classroom setting where I have 60 students in front of me and I have 30 students in front of me. So for me, it's always a greater pleasure to have conversations with them one-on-one. When they come to me with their specific concerns, with their artistic concerns, when they are fumbling for some kind of order in the chaos that's running through them, because they're young, fresh, nimble minds, right? Like, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस उनके फ़र्क हैं, अभी उन्होंने धक्के नहीं खाए होते, अभी उन्होंने फ़र्क किस्म की हर एक की स्टोरी होती है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है. तो you know, when they come to you with a lot of faith. And I think that's a very tender place to be, where, you know, somebody comes to you, and I take it with as much honesty as possible. You know, I deal with every student with as much grace and honesty as possible. But everyone requires a different kind of treatment is also true. I can come across as very harsh as well at times, but that's never out of a personal agenda. You know, that's always going to be for something for them to like burst the bubble, you know, think straight, and then the conversation starts. So it's always fun. क्योंकि मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए उनके टीचर्स, प्रोफेसर्स आर ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन. I mean, that's ideally the case, right? Because this is why I encourage students to come to me versus me going to them forcefully and giving them information. Because ऐसे होता नहीं है. Inspiration
जो है वो भी एक बड़ी रिलेटिव टर्म है, हाँ, राइट? सो हाँ, इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है, हाँ, एग्जैक्टली, इट्स नॉट मस्ट फ्रॉम योर प्रोफेसर, आपको घर से भी हो सकती है, एक्विटेंस से भी हो सकती है, एनवायरनमेंट से हो सकती है किसी, और वही से होती है. आप अपनी ज़िंदगी को कभी कट आउट नहीं कर सकते अपने आर्ट से, राइट? सो एज professors, they do understand that their careers and their everything is tied with us, right? It's because I don't just teach them in college. You know, when they're graduating, I will promote their artworks. I will get collections to, seek my students' work. I will curate their work in future shows, guide them. मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, फलाना के लिए जा रहे हैं, गाइडेंस, ये वो तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग. सो वंस यूर अ स्टूडेंट with anyone, it's like it never ends. रोल आजकल के जो प्रोफेसर्स हैं वो प्रॉपर रोल अदा कर रहे हैं उनकी कैरियर काउंसलिंग में? क्योंकि हमारे मुल्क में कैरियर काउंसलिंग की बहुत फुकदान है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता, जो कि मेरे ख्याल से हर इंस्टीट्यूट में एक कैरियर काउंसलर होना चाहिए. हाँ, एब्सोल्युटली यार. आई थिंक मैं तो अपनी बात ही कर सकती हूँ कि आई विल हेल्प देम इन व्हाटएवर वे आई कैन, बट आई डू फील कि दैट्स व्हाट at least my community of artist friends and my colleagues and everyone is doing all the time, you know? Because when you help somebody grow, you're helping the entire art community grow, right? So I think it's a very natural thing that happens for everyone. So yeah. आप क्या डिफरेंस देखती हो पुराने प्रोफेसर्स में और आजकल के प्रोफेसर्स में? पहले वालों का कैसे, you were a student as well, तो आपको कैसे टीचर्स मिले, प्रोफेसर्स मिले, और आपने उनसे क्या लर्न किया कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को किस तरह ट्रीट करना है? I treat my students the way I was treated by my professors, you know, or I always try to, you know, which is because that's the only way I know, which is with a lot of respect, very demanding, which is not something that should be taken lightly. I don't take it lightly. I demand nothing but excellence from my students based on their capacity, not based on my understanding, right? So there is not one way of teaching everyone, you know. So I think ये approach पहले से और अब की जो है वो ये थोड़ी सी फ़र्क है कि पहले आपको डंडे मार के सबको एक ही सबक पढ़ाया जाता था. अब मेरा ख्याल है अप्रोच वो है कि देयर इज़ मोर ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग इवन ऑन द टीचर्स पार्ट, वेयर यू अंडरस्टैंड कि एक क्लासरूम में अगर कोई मछली है और कोई बकरी है तो आप दोनों को चलना नहीं सिखा सकते, यू नो. सो इट्स आई थिंक दैट लर्निंग बिट हैज़ ऑल्सो टेकन प्लेस एट द टीचिंग लेवल. You're right. तो आप ये बताओ कि ये तो आपका एक फील्ड हो गया, NCA, आर्ट एंड एवरीथिंग. यू आर डूइंग समथिंग एल्स एज वेल पैरेलल. Yes. आप CEO भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, चीफ क्रिएटिव ऑफिसर. ओके जी, चले मैं करेक्शन कर लेती हूँ. चीफ क्रिएटिव ऑफिसर. अब आप बताएंगी वो क्या है आपका? वो देखिए, नाम आप जो मर्जी देख लें, बेसिकली जो है वो मैं डिज़ाइनिंग और जहाँ जिस आलम पे भी मैं आर्ट फैला सकूँ मैं करती हूँ. सो देयर इज़ क्या कहते हैं, देयर events that happen, and there's no event that happens without visuals being without there. creativity. Exactly. So how do you put up the Oscars event, right? Why is it so appealing? Why is it so glamorous? Because of the visuals and the way it's ordained. So that's the bit that I enjoy doing. So I just create and people execute. So वो आप मुझे जहाँ मर्जी करवा लें, वो मैं इंटीरियर्स के अंदर भी यही करती हूँ, वो मैं इवेंट्स के अंदर भी यही करती हूँ. मैं सिर्फ आर्ट बना के जो है वो फेंक देती हूँ, फिर वो अच्छा, कोई और खेलता है, इसके खुश होते अंदर भी हैं. आपका जो आर्ट है वही आपको उस जगह पे लेकर आया है कि इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज करना है अपनी एस्थेटिक्स के साथ. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक वो क्रिएटिव बिट जो है, अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो वो किसी वजह से आप किसी इवेंट का एनवायरनमेंट एम्बियंस एंजॉय कर रहे हैं, अगर चाहे वो कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट इवेंट्स हैं, तो दैट्स बिकॉज it's been served by somebody's brain and somebody's approach and somebody's creativity, you know. So I just enjoy doing the creative bit. वो आप मुझे जहाँ मर्जी डाल दें. ओके. तो सौरत, आपने इतने सारे अवार्ड्स लिए, कुछ हमें उनकी भी डिटेल्स बताएं ना. यार अवार्ड्स जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है कभी सोच के नहीं लिए, कभी
कोशिश करके नहीं लिए, वो नहीं, अल्लाह वो का हम शुक्र जानते है हैं कि आपका वो आ आर्ट जो गए। है उसकी बेसिस पे आपको नवाजा गया है, बट हम जानना चाहेंगे कि किधर किधर से कहाँ कहाँ से ये अचीवमेंट्स आए. Yeah, so I mean, while I was in the US, obviously there's a lot of recognition there for merit, right? So between being a good student or hoping to be that, to having some lovely people in my life who appreciated and promoted the work that I was doing. So between the Philip and Ada Sif scholarships and awards to Carolyn Davis Awards for my art and my thesis there, and so it's all been a very organic approach that's gotten me this far, which is Allah ka shukar hai, nothing that I would ever think of having achieved on my own. It's always been group of people. आपका जो आर्ट वर्क है वो यूएस एम्बेसी में भी डिस्प्ले हो रहा है, ब्रिटिश काउंसिल में भी, हर जगह हो रहा है. तो इतनी रिकग्निशन हासिल करने के बाद हाउ यू फील के? Yeah, honestly, it's always a wonderful feeling, obviously, for your work to be appreciated. So for me, it's never been about accolades. It's always about artwork finding a good home, somebody appreciating it. That feeling is just a very warm feeling, so it's a good feeling, because it's not about winning something or having something in a particular place. It's always about the idea that your work means something to somebody other than you too. Yeah, so it's and in such places specifically, because they're not art specific spaces, right? All kinds of people come there, all kinds of people approach art, like galleries and museums across the world, and वहाँ पे अगर आपको किसी का आर्ट से कोई लेना देना नहीं है, but they encounter your work and they want to see it every day, I think there's nothing better than that. That feeling is just what I go for. सूरत, आप ये बताओगी कि how you manage multiple things? और मैं समझती हूँ कि आजकल like you are a woman, ठीक है, तो I think so कि इससे woman पर्सपेक्टिव समझ पाऊँ कि आप इतने मल्टीपल चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो. Honestly, I love the fact कि मुझे शायद सोचने का भी वक्त नहीं मिलता. So it's more of like scheduling and managing my time, and that literally happens on the go. कि जैसे आपसे मेरी कुछ दिन पहले बात हुई, right? मैंने कहा मैं आ रही हूँ, तो हम आज यहाँ हैं. So it's more of those things where it just happens on the go. I'm a workaholic. मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि जिस हमारी पाकिस्तानी वुमेन मेंटालिटी है ना कि जी शादी होगी तो हम बैलेंस नहीं कर पाए, पर्सनल लाइफ के ये इश्यूज हैं तो हम अपने काम को बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, तो उस पर आप क्या कहोगी कि क्या करें? यार मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि क्या पॉइंट्स होने चाहिए? हाँ, मेरा पर्सनली ख्याल है कि ज़िंदगी में दिमाग और दिल की अलहदगी बहुत ज़रूरी है. Right? मेरे लिए, even if I'm at a social gathering, I'm constantly working. There are a lot of, because I work with a lot of friends, right? So there are multiple projects that are just developing out of meetings, out of social gatherings, out of knowing somebody, getting to know somebody, and things just come up very naturally, organically, and so for me there is no clear divide between work and life. There's a complete integration and overlap. So managing all of these projects has never occurred to me as something that I'm doing in multiple ways. It's the same brain. आप मुझे जितना मर्जी उधेड़ ले मेरे दिमाग को, मैं उतनी खुश होंगी. जिस बात जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे things get tricky, but it's honestly it's more about understanding, for me at least, the thing that I will never compromise on is delivery, right? So emotions have to take a back seat. क्योंकि आप इतने डिफरेंट चीज़ों पे जॉनर्स पे काम कर रहे हो तो क्वालिटी मेंटेन रखना भी मुश्किल हो जाता है. हाँ, absolutely. But as I said, कि for me delivery is on quality. Yes. And delivering. Yes. So for me, if something is required, that will happen, come what may. So for me, it's never a question of यार पता नहीं हो सकेगा कि नहीं होएगा.
आपकी अप्रोच हमेशा ज़िंदगी में होनी चाहिए कि यार ये है, ये होना है, ये होएगा, हो जाता है। तो आजकल हम एक इशू पे सब ग्लोबली काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है? तो वुमेन एम्पावरमेंट में आर्ट कहाँ स्टैंड करता है? वो किस तरह सपोर्ट कर सकता है? किस तरह से आर्ट की लैंग्वेज से वुमेन को एम्पावर किया जा सकता है? देखिए, आर्ट जो है वो मेरे नज़र में कोई नुस्खा तो नहीं दे सकता कभी भी, राइट? लेकिन व्हेन यू सी मोर एंड मोर फीमेल आर्टिस्ट्स and even it's I personally actually like to see art without gender, but honestly speaking it will never happen. I've curated shows which are all women shows. Yes. I have observed that कि आपके जितने curated shows हैं, चाहे तंजारा आर्ट गैलरी में थे या लाहौर में थे, कहीं पे भी थे, तो वो women orientation। हाँ, I mean मेरे मल्टीपल शोज़ ऐसे भी थे जिसके अंदर सिर्फ ख़वातीन नहीं थी, बट आई डू थिंक कि एक फोकस जो है वो टाइम टू टाइम आपको चीज़ों पे लाने का फ़ायदा होता है कि people will question it, people will criticize it, but as long as the conversation is happening, right? As long as you give a spotlight to some artists who actually would not get that spotlight, right? Otherwise. तो आप किसी का वसीला क्यों नहीं बनेंगे? So for me, like it's always tougher for not anymore actually, मगर it's always tougher for younger women to gain recognition, but then I also think it's also true for younger boys coming out of art schools and upcoming artists, but women tend to get more isolated in the world, right? There's a boy thing that happens where boys are जो हमारी community भी foster करती है, man dominating society है ना, of course, ठीक है ना, of course, उधर अगर एक boys club तो है, हाँ, मुश्किल हो जाता है। boys club तो देखें अगर हम चाहें या ना चाहें, boys club तो हर जगह है, ठीक है, there is a glass ceiling, मगर आपने अगर ये recognize नहीं करना, इसको भी deny करना है कि भाई boys do stick together and there's nothing wrong with it, it's wonderful. Women need to stick together as well, but like आपको हर जगह एक jealousy factor अब कम हो गया, पहले ज़माने में ख़वातीन का आपस में jealousy factor बहुत होता था। ओह नहीं वो I think वो चीज़ें जो है ना वो can be left out of the picture when it comes to building a community, वरना वो jealousy factor देखें हर जगह पे होगा, it's not gender specific, जो आ जाती है वो gender specific नहीं है, वो हर एक के अंदर है, it's a human emotion, but I think this idea of being isolated versus coming together, working together needs to happen more and more so. But I mean, if we're talking about gender, then women collectively अगर काम करें तो फिर बेहतर तरीके से आगे grow किया जा सकता है। Absolutely. वो individual growth भी होगी और collective growth भी होगी। Absolutely. Which I find comes very naturally to boys and not to girls. जो भी घर की restrictions हैं, फलाना है, कुछ societal image issues हैं, फलाना. But I just think there's not, इससे बेहतर बात ही नहीं। Social pressures जो हैं वो आपके career में hindrance बनते हैं for a woman? Of course. आपके घर के pressures हैं, आपके curfews हैं, आपके restrictions हैं कि किसने क्या जाना है। My family that way has always been very supportive and very open. Your family was always been yeah, very your mother, supportive. your father, your sister, your brother. Absolutely. So but that's not the kind of family that everyone comes from. Everyone's got their own demons to bear. Reservations Exactly. So I think as long as that can be opened up, आप लोगों को थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए as parents लोग। Absolutely. कि अब जो हमारी लाइफ है आगे, लड़कियों को, ख़वातीन को, वुमेन को फाइनेंशियली भी सिक्योर होना चाहिए, प्रोफेशनली भी सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि आप वो वाले हालात नहीं है कि आप एक मर्द पे डिपेंड करते रहें या आपकी शादी होगी तो बस जी अब सब कुछ हस्बैंड नहीं करना है। I think that mentality is changing and should change more rapidly so कि आपको ये पता है कि लड़की का पैदा होने का मतलब सिर्फ उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, मैट्रिक से जहेज जमा करना शुरू कर देते हैं, बेटी की शादी करनी है, ठीक है बेटा आपने बस
बीए किया और आपने शादी करनी है, अब तो बैचलर्स वाला सिस्टम ही खत्म हो गया, अब तो एमफिल से कम आप बात नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे लोग बच्चियों का शादी का रेज्यूमे ज़्यादा बनाने के इंटरेस्ट में होते हैं कि उसको डॉक्टर बना के शादी करा दो ताकि डॉक्टर से शादी हुई है ताकि वो प्रैक्टिस ना करे, लेकिन फटाफट जो है वो डॉक्टर तो बन गए। डॉक्टर बन के आप डिग्री ज़ाया कर देते हैं, घर में हाउसवाइफ बन जाते हैं। जाहिर सी बात है यार, आप सीट ज़ाया कर देते हैं अपने सालों के, अपने अपने जहन को तराशा होता है एक चीज़ के लिए, आप क्यों ये करेंगे। लेकिन आप जब बच्ची को ट्रेन ही ऐसे करेंगे बचपन से कि बेटा पढ़ाई है और फिर ससुराल है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। आप पहले दिन से उन्हें कहें कि बेटा अपने पैरों पे पहले खड़ी हो लो, देन यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद योर लाइफ। ये करते हुए लोग डर जाते हैं, पेरेंट्स डर जाते हैं कि यार इनको ज़्यादा स्पाइन मिल गई, हाँ तो पता नहीं शादी हो ना हो, घर चले ना चले। लोगों का डर जो है ना, उसकी वजह से ज़्यादा आई थिंक हिंड्रेंस होती है। हमारे जहन की ताकत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बच्चियों के सिर में डर डालने के में ज़्यादा प्रॉब्लम है, इनसिक्योरिटीज़ पैदा करती है। हाँ, और उसको उनको प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर जो है ना वो आप सप्रेस भी कर देते हैं, वो बड़ा प्रॉब्लम है। यू हैव टू लेट देम लिव, मेक देयर मिस्टेक्स, लर्न देयर लेसन्स एंड ऑलवेज नो कि दे कैन कम होम। जेनज़ीज़ हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, चाहे लड़कियां हैं लड़के हैं, वो ज़्यादा अवेयर हैं, हमारी जनरेशन से ज़्यादा वो अवेयर हैं, उनको पता है हमारे क्या गोल्स हैं। Yeah, I think that's true, but I also think there is more opportunity now. There is more opportunity for the kids, and there is more openness for even their parents to see what's going on in the world, right? And for them to understand कि अगर उन्होंने ये बच्चों को रोका तो the bachas will not be at par with their own peers, right? So वो understanding I think has to go beyond one generation. It goes through the entire household for them to foster growth. अच्छा सौलत, हर इंसान की ना कोई एक स्पिरिचुअल साइड होती है, उसका क्या इम्पैक्ट है ऑन योर वर्क? Like you must be having your own spiritual side. How well you're connected with your spiritual side? Yeah, I don't know. When I look at my work, I'm more interested in making it happen. So that I think is a process. And by the way, my art is a very isolated process. I can't have anyone in my studio when I'm working, because when I work like a machine. आइसोलेशन, हाँ आइसोलेशन, पूरी रात पूरा दिन, फिर खाना पीना लोग, ये वो गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लाइक आई वुड बी वेरी कॉन्शियस टू बी seen when I'm making, because I'm in a different zone, I mean there's a struggle that's going on. So I think wo jo spirituality hai na, wo has a different meaning for everyone. So for me, for some people spirituality is religion related as well, and no, I don't think so कि it is related to religion. For some people, they perceive spirituality as something that's a religious context or whatever. और हर किसी को spirituality religion से connect करके आती है, किसी को किसी और तरीके से आती है. But I think with me the impact of making artwork is a very spiritual process in itself, right? Because you have to be true to yourself. That is why I'm asking you this question ना, क्योंकि हमेशा ये सोचा जाता है कि जो आर्टिस्ट होता है वो बड़ा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होता है, उसका कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट चल रहा होता है दिमाग में, कुछ उनकी चीज़ें होती हैं जो वो डिपिक्ट करते हैं इन देयर आर्टवर्क. Sure, absolutely. But I also think that's not the only approach to art making, because there are certain art forms that will not tell you about the artist, right? It's not about the artist at all. Then there are people who don't even make art with their own hands. Like they will create the idea and it'll be fabricated in a factory, right? But I think हर एक के लिए अगर spirituality का मतलब फ़र्क है, तो मेरे लिए जो है वो spiritual aspect ये है कि when I'm one with my art making, because it's obviously coming out of my processes, my brain, my feelings, everything has to coalesce for something to come out of it, right? Then I push everything else out. So yeah, in a big way, it is a very spiritual act to make something. Yeah. तो अच्छा ये बताएं कि अब जैसे होता है ना कि हम चाहते हैं कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम कोई अपनी लेगेसी छोड़ के जाएं. इसके बारे में क्या ख्याल है? What legacy you want to leave behind?
यार जाना तो हम सब नहीं है, sooner or later. अच्छी बात है, ज़रा सुकून भी होना चाहिए एट द एंड ऑफ द टनल. लेकिन ये कि नहीं, मेरे लिए आई डोंट थिंक आई हैव a larger goal in mind. I go through life one day at a time, one person at a time. For me, human relationships are what mean something in life to me, right? So whether that's my family, those are my friends, those are my students, everyone I encounter, You just want that's कि it. आप होता है ना, कुछ कहते हैं कि जी हमारा ये काम है तो हमें इस काम से जाना जाए, हमारे जाने के बाद हम ये लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, या आप ये एज अ सोशल वर्कर या एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट आप किस तरह की लेगेसी अपने छोड़ के जा रहे देखिए, हैं? मैं तो मामूली सी बात करूँगी कि मुझे अच्छे अल्फाज में अगर याद किया जाए, you know, for most people that I've met in my life and come across, I think that's legacy enough for me. I don't have any larger goals ke specific, you know, to any physical achievement. I think it's more of a personal thing. Nothing matters more to me than relationships. And if I'm remembered fondly, I think nothing else beats that for me. As an artist, do you have any political stance? Art can never not be political. हाँ, वो तो नहीं हो सकता, हाँ. बट एक आर्टिस्ट की जो थॉट प्रोसेस है ना, उस हिसाब से आई जस्ट वांट टू नो कि डू यू हैव एनी पॉलिटिकल स्टांस इन जनरल? Would you like to know my political stance on the Pakistani politics? यूके, हाँ ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हैं पॉलिटिक्स के साथ. देखिए, मुल्क की हाँ, politics के मतलब साथ. कि वो प्रॉब्लम ये है कि वो पॉलिटिक्स हमें नहीं छोड़ती, हम उसको छोड़े ना छोड़ें या पकड़े ना पकड़ें. लेकिन यार, फॉर मी द पॉलिटिकल स्टांस विद माय आर्ट इज़ more of a theoretical approach. It's not party based, it's not criteria based. So, you know, art is a political thing in terms of it's coming from your entire life, it's coming from your own inspirations. So politics उसमें एक फ़र्क किस्म की होती है. तो I think for me, I would approach it conceptually, if anything. And my approach always is going to be a logical one when it comes to art making. You know, something that intrigues you, something that, you know, tickles your brain, tickles your fancy, and makes you question, makes you form connections that are not spelled out for you. ओके, तो हम सब सुनते हैं कि जी जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, उनकी ना इमेजिनेशन बहुत बियॉन्ड होती है एज कम्पेयर टू पीपल लाइक अस. इज दैट सो कि वो बहुत वाइल्डली सोच रहे होते हैं, या वो किस पर्सपेक्टिव में सोच रहे होते हैं कि हमने उसको एक कैनवस पे लेकर आना है? यार, मेरा पर्सनली ख्याल है कि creativity is not limited to just artists. So I think people who build grand businesses, उनसे भी बहुत ज़्यादा creativity जो है वो expect की जा सकती है, but दिखती है क्योंकि they have also created something that did not exist before, right? So for me, creativity is a very open-ended thing as well. So it's not just about form, and it's not about appreciation of something that was created for the idea of beauty or luxury. For me, creativity can be very practical. It can be a business growing something, you know, just approaching something with a creative mindset, because I think creativity के सबसे जो important element है वो problem solving होती है. You know, how to get this done. So we're all problem solvers in our own ways. Yeah. So artists, I would like to believe that they have a wilder imagination than the rest, but it's not true for me, I think. Okay. So thank you so much, Solat. बहुत अच्छा लगा, और हमारी काफ़ी नॉलेज में भी इजाफा हुआ कि व्हाट आर्ट इज़ एंड हाउ पीपल आर वर्किंग ऑन इट इन पाकिस्तान. क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं, पहले तो इतनी आर्ट एग्जीबिशंस वगैरह इस स्केल पे नहीं होती थी, पर अब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया जा रहा है. एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर आवर कंट्री एज वेल. Of course. Nothing beats a softer image, you know, because we always come across harsh news, right, related to our country, our politics, our jo kuch bhi hai. But then it comes to art, which is for everyone, and it'll always foster warmth. So I think that's the beauty of art, and why I actually chose to come into it as well, because there's something, you know, something that you get out of it that has nothing to do with a practicality element, you know.
थैंक यू सो मच, टाइम निकाल के आना, वो भी लाहौर से आना, हमारे लिए आना, ठीक है, तो रियली अप्रिशिएटेड एंड होप टू सी यू अगेन। Thank you for having एंड me. आई This is होप lovely. कि आपको कोई स्टूडियो के साथ मज़ा आया हो बातचीत This is करके। fantastic. Love you.